रशिया, अब रशिया का टारगेट आ चुका है यूनाइटेड किंगडम में। अब मैंने लिखा है हिट्स, बट दे हैव नॉट डायरेक्टली हिट देम। व्हाट दे हैव डन इज इनका एम्बेसडर निकाल के, एम्बेसडर और ये सब चीजें का गेम, जो डिप्लोमेटिक एस्केलेशन है रशिया और यूके के बीच में, वो काफी आगे हो चुका है। व्हाट वी आर सीइंग इज दैट यूके की तरफ से काफी यूक्रेन को हेल्प करी जा रही है एज फार एज वेपन्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर कंसर्न्ड। एंड रशिया ने पहले भी ये वार्निंग दी है कि अगर आप ये करते रहोगे तो देन दे विल बी डिप्लोमेटिक इश्यूज। बट इसके ऊपर यूरोप के अंदर से व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज अ ब्रेस। एवरीबॉडी इज वंडरिंग ये आगे कहाँ जाएगा। एस्टोनिया की बातें काफी चलती हैं, लिथुआनिया की बातें काफी चलती हैं, बट एट द एंड ऑफ इट वी ऑल नो that attacking any of these European areas is going to be very very dangerous, not just for Russia but for the entire world. But क्या होने वाला है इसके अंदर, बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम। नमस्कार आदि भाई। पिछले कई महीनों से क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहा है और इंडिया में भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो मीडिया है या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया, वहाँ पे रशिया वाला न्यूज़ थोड़ा साइड हो गया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है आउट ऑफ माइंड हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो हो रहा है और वो फुल फ्लेजेड हो रहा है। नाउ व्हाट हैज चेंज्ड इज दैट, अगर आप ट्रम्प की अभी टैक्टिक्स देखेंगे कि पिछले करीब 8-9 महीने या 1 साल से जो वो कर रहा है, वो ये है कि वो यूरोप को डायरेक्टली वेपन्स नहीं दे रहा है। तो वो वेपन्स नेटो को दे रहा है, यूरोपियन देशों को दे रहा है। मतलब यूरोपियन देश उससे खरीद रहा है, ही इज आस्किंग द यूरोपियन कंट्रीज टू बाय इट, और वो फिर जा रहा है यूक्रेन में। इसके साथ-साथ यूक्रेन को बड़े तादाद में जो वेपन सिस्टम सबसे ज़्यादा जो सप्लाई कर रहा है अमंग द टॉप, उसमें यूनाइटेड किंगडम आता है। अब ये एक छोटा-सा चिंदी-सा देश, इसका इतना मतलब पता नहीं क्यों करते रहते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि नेटो में प्रोटेक्टेड हूँ, कुछ मेरे ऊपर आएगा तो सबको कूदना पड़ेगा। बिकॉज़ ऑफ द आर्टिकल 5 उनका जो है शायद। तो अगर आप देखें कि इस अभी जिस तरह का डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स यूक्रेन कर रहा है इनसाइड रशिया, खास करके उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहा है। और उसके बाद वेस्टर्न मीडिया में और कुछ-कुछ हमारे भी नमूने हैं, ये एक नैरेटिव तैयार करता है कि देखो द काइंड ऑफ रेसिलियंस यूक्रेन इज शोइंग। रशिया को रशिया अभी तक जीत नहीं पाया है, रशिया को टक्कर दे रहा है। बट यूक्रेन एक प्यादा है। यहाँ पे भी जितने सारे हैं ना, वो बोस्टन से आने वाले प्यादा होता है रेजिम चेंज के, यूक्रेन भी एक प्यादा है। यूक्रेन को भारी मात्रा में वेपन सिस्टम्स पूरे के पूरे वेस्टर्न यूरोपियन देश सप्लाई कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, और वो हो सकता है कि यूक्रेन के जो आर्मी है उसमें भी यूक्रेनियन यूनिफॉर्म में दूसरे देशों के ही लोग हैं। सो इट्स बेसिकली अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन रशिया एंड नेटो गोइंग ऑन। और ये प्रॉक्सी वॉर ऑफ बिटवीन रशिया एंड नेटो जो है एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि रशिया नाउ फील्स कि इसको और वी कांट कंटिन्यू लाइक दिस, क्योंकि नेटो गेम क्या खेल रहा है या फिर वेस्टर्न जो एंग्लो सैक्सन जो उनके कार्टेल है, वो गेम ये खेल रहा है कि भाई मैं यूक्रेन से जंग इसलिए करवा रहा हूं ताकि मैं मेरा एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रहे कि मैं तो नहीं कर रहा हूं भाई, यूक्रेन कर रहा है। तो अटैक कर रहा है तो वो रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। बट ये सबको पता है बेसिकली इट इज यूरोप फाइटिंग अगेंस्ट रशिया, बेसिकली इट इज यूएस फाइटिंग अगेंस्ट रशिया। सामने ढाल की तरह रख दिया यूक्रेन को। तो ये जो है 4 साल तक ये चला, अभी भी कुछ दिन ये चलेगा, बट एक टाइम आएगा व्हेन दिस वेल विल बी टेकन ऑफ, जहां पे रशिया विल वन डे टेक अ क्रिटिकल डिसीजन कि इसके बाद का जो अटैक्स होगा, इट विल नॉट हैपन ओनली इन यूक्रेन, इट विल हैपन समवेयर एल्स। अब वो समवेयर एल्स के में भी देयर आर टू एस्पेक्ट्स। जो उनके फ्रंटलाइन नेटो देश है, चाहे वो रोमानिया हो, पोलैंड हो, यहाँ पे बेसेस बना के यहाँ से सप्लाई होता है। सो इमीडिएट टारगेट आपको लगेगा कि रोमानिया, पोलैंड ये सब देश है, ये भी प्यादे हैं, क्योंकि इनकी बस की बात नहीं है टू काउंटर रशिया। ये सप्लाई डिपो है बेसिकली। सप्लाई आ रहा है प्राइमरीली फ्रांस, सप्लाई खास करके आ रहा है यूनाइटेड किंगडम से, और सबसे ज्यादा सप्लाई आ रहा है अमेरिका से। अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, कुछ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स यूक्रेन ने किया है with some of their drones into Russia.
दूसरी चीज है कि ड्रोन में ऐसा नहीं कि यूक्रेन का ड्रोन नहीं है, ड्रोन के यूक्रेन में भी थोड़ा बहुत डेवलप किया है काफी अच्छा, लेकिन जो डीप पेनिट्रेशन के जो उनके स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स है, एयर टू सरफेस, या फिर आर्टिलरी जो यूक्रेन को यूके ने दिया है, या फिर जो डीप पेनिट्रेशन के और सर्वेलेंस के ड्रोन्स थाउजेंड्स ऑफ देम जो यूक्रेन को यूके ने दिया, उसको लेके बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। और ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, पिछले 4 साल का यही प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, रशिया ने अपना एम्बेसडर विथड्रॉ कर लिया फ्रॉम यूके। एम्बेसडर विथड्रॉ करना एक नॉर्मल चीज नहीं है। When you withdraw the ambassador from a country, इसका मतलब it is an indication कि things have reached a point of no return। तब जाके आप एम्बेसडर रिटर्न विथड्रॉ करते हो। नहीं तो क्या होता है, जितना भी प्रॉब्लम्स एक देश के साथ दूसरे देश का रहता है, एम्बेसडर्स को रखा जाता है। एम्बेसडर्स बेसिकली एक मीडिएटर बन जाता है, इंटरलोक्यूटर बनता है, कि कोई जो इश्यूज है उसको सामने ले जाते हैं। इट्स अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। द मोमेंट यू विथड्रॉ द एम्बेसडर, इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक और भी चीज हो रहा है, ये जो शैडो फ्लीट जिसको कहा जाता है रशिया का, क्योंकि रशिया के ऊपर वेस्टर्न यूरोपियन देशों ने जो सैंक्शंस लगा कर रखे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, जितना भी आपके शिपिंग होता है, शिपिंग का सबसे ज्यादा इंश्योरेंस जो होता है वो लंदन से होता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो लाइक लॉयड्स एंड अदर्स डू द इंश्योरेंस, खास करके वो इंश्योरेंस जो है बंद कर दिया। तो शैडो फ्लीट जो रशिया का है, उस फ्लीट में भी यूके टारगेट कर रहा है। देयर आर मेनी रशियन शिप्स व्हिच हैव बीन टारगेटेड। तो ये एक ऐसे सिचुएशन में जा रहा है, मुझे लगता है कि पुतिन नाउ मे हैव टू टेक अ डिसीजन। अब इन लोगों का ऑब्जेक्टिव जो था कि रशिया 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, वो हुआ नहीं। सो रशिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रशिया का इकोनॉमी एट इट्स पीक है, ऐसा नहीं है, बट रशिया इकोनॉमी जो है एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया है कि जंग के बावजूद वो एक मिनिमम कंसिस्टेंसी यूरो की इकोनॉमी का मेंटेन कर रहा है। एंड प्राइमरीली बाय एंड लार्ज इट हैज बिकम अ डी डॉलराइज्ड इकोनॉमी, क्योंकि डॉलर के ऊपर तो उसका सैंक्शंस है, तो डॉलर ट्रेड वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, आज अगर आप वेस्टर्न यूरोप को देखें, जो इस जंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वेस्टर्न यूरोप है। और उनका जो एक बेसिकली जो वेटिकन वर्सेस ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो प्रॉब्लम है, उसी का इशू है। कॉन्स्टेंटिनोपोल से जो शुरू हुआ 12th-13th सेंचुरी में, उसी का कंटिन्यूएशन है। वेस्टर्न यूरोप जो इस लड़ाई में ईंधन दे रहा है, अगर कल रशिया की तरफ से, हो सकता है अभी नहीं होगा, हो सकता है 1-2 साल बाद होगा, अगर रशिया के तरफ से एक ऑफेंसिव स्ट्राइक किया जाता है ऑन एनी ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन देश, इनकी किसी के पास वो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है जिससे वो इसको रोक पाए। आप सोचिए किस तरह के एक लेथार्जिक माइंडसेट वेस्टर्न यूरोप का हो गया है फ्रॉम 1945 ऑनवर्ड्स, थैंक्स टू द नेटो कॉन्सेप्ट, क्योंकि उनको लगता है मुझे कोई अटैक करेगा ही नहीं, मेरे पास नेटो है। ये जो मानसिकता है, व्हाट हैज हैपेंड इज दिस, हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो सुदर्शन चक्र बनाने की कोशिश की जा रही है, जो 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 एफर्ट्स है, लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, हैरानी की बात है वेस्टर्न यूरोप के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है विच कैन विथस्टैंड अ रशियन बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ है ही नहीं, और कुछ डेवलप ही नहीं किया जाता। तो जितना भी वो अमेरिका को गाली दे दे फॉर वट एवर राइट रीजन ऑल्सो, मैं उसको नहीं बोल रहा कि गलत गाली दे रहा है, इनके खुद की कैपेसिटी कुछ है नहीं, दे आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रशिया। और ये जंग जो है ये होना नहीं चाहिए था। रशिया एक्चुअली वांटेड टू बी पार्ट ऑफ नेटो, रशिया एक्चुअली वांटेड टू इंटीग्रेट विद यूरोप, लेकिन उनको एक एनिमी खड़ा करके रखना है। बिना दुश्मन खड़ा करके उनका अपना वर्चस्व खत्म हो जाएगा, बिना दुश्मन खड़ा करके उनका वेपन सेल्स कम हो जाएगा, और इनको हमेशा से जो इनकी आंख था, जो इनका लालच था, वो वेस्टर्न रशियन रिसोर्सेज के ऊपर। सो दे वांटेड द रेजिम टू कोलैप्स। फिर यूक्रेन के जेलेंस्की की तरह एक कुछ किसी को बैठा देगा रशिया में, फिर वहां से वो लूट होगा। इंडिया के साथ दे कैन नॉट डू अ कन्वेंशनल वॉर। हालांकि हमारे ऊपर जो पाकिस्तान है ना, अगर आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से देखें, पाकिस्तान इज द यूक्रेन फॉर साउथ एशिया। Pakistan is the Ukraine for South Asia for them. So they wanted to do on India for a long time what they are doing on Russia through Ukraine. Whereas ये नैरेटिव चलाया गया कि रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, और ये नैरेटिव ही सबको समझ आता है, बट उसके पीछे का जो कहानी 8 साल से चल रहा है 2014 ऑनवर्ड्स, वहां पे भी रेजिम चेंज किया गया, ये सब बहुत लोगों को पता नहीं है। जो मैदान रेवोल्यूशन 2014 में हुआ यूक्रेन में,
वो भी इस तरह का जेंजी या जो भी है इससे रेवोल्यूशन करवा के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन लोगों ने खदेड़ दिया था। वेस्ट ने किया था, अमेरिका ने किया था। जॉन मैकेन बैठ के यूरोपियन यूएस एम्बेसी में वीडियो ले रहा था, यूक्रेन में प्रोटेस्ट हो रहा है, इवेंचुअली द गवर्नमेंट फेल। वो इसके बाद एक टट्टू को बिठा दिया, फिर उसके बाद इस पिट्ठू को लाया जो कि इसका नाम है जेलेंस्की। उसका नतीजा आप देख लीजिए। सो रेजिम चेंज के बाद क्या होता है एक देश का, यूक्रेन इज अ क्लासिक एग्जांपल। एक भी देश आदि भाई नहीं है जहां पे रेजिम चेंज करवाया गया विथ सो कॉल्ड रेवोल्यूशन और उसके बाद वो देश फलता रहा और फूलता रहा, नहीं है। सो नाउ इट आई थिंक वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन, हो सकता है कल ही होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, एक जगह जा रहा है वेयर रशिया इज लूजिंग इट्स पेशेंस और इनके जो मिसाइल सिस्टम है ओरेशनिक और जो भी है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल वो एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह दिखता है, आकाश से गिर रहा है आसमान से अचानक। I think some or the other day they will try to target Western Europe. It may happen 2 years later. It may not happen now. और इसको लेके वेस्टर्न यूरोप में कंसर्न्स है क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है टू डील विद सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑफ रशिया। बट अनफॉर्चुनेटली द मेस दैट इज क्रिएटेड बाय, ये तो वॉशिंगटन का क्रिएट हुआ मेस है। अगर वॉशिंगटन बोल देता है जंग नहीं, यू नो, डोंट डू दिस वॉर, बाइडेन अगर बोल देता 2022 में, दिस वुडंट हैव हैपेंड। So there's a mess in Middle East going on. There's a mess going on in Ukraine and Russia जो कल बढ़ सकता है। साउथ चाइना सी में क्या होगा किसी को पता नहीं। अगेंस्ट all these odds अगर आप देखें, इंडिया is a country which has relatively remained stable as of yet. कल क्या होगा it is very difficult to predict क्योंकि ये सब चीजों का एक इम्पैक्ट आपके सप्लाई चेन के ऊपर पड़ना ही है। अगर रशिया कल वेस्टर्न यूरोप को अटैक करता है, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ गुड न्यूज फॉर अस। जो रशिया के साथ जंग हो रहा है वो भी गुड न्यूज नहीं है और रशिया अगर रिटेलिएट करे वो भी गुड न्यूज होगा बिकॉज इट विल इम्पैक्ट योर इकोनॉमी वेदर वी लाइक इट और नॉट। ग्लोबलाइजेशन ने इंटीग्रेशन इतना कर दिया इकोनॉमिक्स में, ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से आपके सो मच डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स होता है, डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स होता है, कहीं पे भी कुछ जंग होता है इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन यू, योर इकोनॉमी, योर किचन, योर डेली मंथली एक्सपेंडिचर्स। So we might be relatively immune, but it is very, very challenging. Regime change operations और इस तरह के जो conflicts होते हैं, इसका क्या नतीजा होता है? I don't understand Trump and his calculations, frankly, if you ask me. अगर उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि हर दूसरे देश जो मेरे खिलाफ उठ सकता है, उसको दबा दो तो मेरा डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा, that is not happening. क्योंकि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सिक्वेंस इज नॉट समथिंग विच इज फेवरेबल टू यूनाइटेड स्टेट्स एज ऑफ येट। आज ही कहीं पे पढ़ रहा था कि जो एक्चुअल इनकम होने वाला है ईरान का बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज टू $100 बिलियन। तो ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज नेवर पार्ट ऑफ द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट, ये अमेरिका की वजह से हो गया। वो दूसरा वाला जो बैबल मंदिर है वो भी खत्म, फिर रशिया यूक्रेन वाला ब्लैक सी वाला जगह भी पूरा कंटेंशियस हो गया है। सो वेयर विल द फ्लीट ऑफ शिप्स कम विद एनर्जी? दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। एंड इसके वजह से अगर आप देखें इंडिया में, चाहे वो E20 हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, इतना फोकस इसीलिए दिया जा रहा है। और जो फोकस अभी भी इंडिया का है ऑन कोल, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कि आप अगर ये वेस्ट के बोला जाता है कि नहीं नहीं कोल को अबंडन कर दो, कोल को अबंडन कर दो, क्लाइमेट चेंज का जो ये लोग बकलोली करता रहता है। अगर मैं कोल को अबंडन कर दूं, where will I get my energy from? Can I depend on stupid countries जो हर दूसरे दिन जंग में उलझते रहेंगे? So to ensure your basic economic growth, आपको एनर्जी चाहिए and you have no option but to explore more of coal based thermal power plants, क्योंकि एक कोल ही है जो हमारे देश में एक अनलिमिटेड अमाउंट है, उसको अगर ठीक तरह से एक्सप्लोर किया जाए। There's another thing going on, जो हमारे फ्लाई ऐश कंटेंट जो कोल का ज्यादा होता है, मिथेनॉल जो उसके से एक्सट्रैक्ट करना, मिथेनॉल से भी बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है एंड मेनी अदर थिंग्स, ग्रीन हाइड्रोजन लेके भी कोशिश की जा रही है। इतने सारे एक्सपेरिमेंट जो इंडिया में हो रहा है इज बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई चेन रेसिलियंस तैयार करने के लिए। बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर जो है ना, आज ये लगता है बोरिंग है, हर दिन चल रहा है, इट इज गोइंग टू ये अभी एक प्लेटो में है, देन द ट्रैजेक्टरी विल गो अप, सम और द अदर डे इज गोइंग टू गो अप। उसके बाद क्या यूरोप इसको झेल पाएगा? वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। क्या इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हमारे और यूरोप के बीच ट्रेड तो है बहुत ज्यादा। बैक टू यू। Yeah, that's there. I mean, I honestly had the
Iranian situation teaches us something. Iran keeps saying Straits of Hormuz and this and that. It's not in his control either. कुछ नहीं है ये. And as a matter of fact, the entire game will change. And यही होता है the when there is a crisis in the world, the game flips. अगले एक दो साल तक ये Straits of Hormuz चलेगा, उसके बाद then you see other people are diverting here. The problem that the main thing is resilience. ठीक है, द ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के अंदर एक रेजिलियंस बिल्ड होना होगा, बिकॉज ये बेवकूफियां तो चलती रहेंगी. यू कांट स्टॉप अमेरिका फ्रॉम काइंड ऑफ डूइंग इट्स स्टूपिड थिंग्स. समवेयर डाउन द लाइन सम रेजिलियंस नीड्स टू कम अप. एंड आई थिंक रशिया का एक मॉडल है जहां पर रशिया ने अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखा. बट राइट नाउ इफ आई मे, रशिया इज फेसिंग चैलेंजेस. तो वो भी देखिए सामने है आपके कि you can protect yourself for a certain amount of time, but after that you will face some amount of music. And I think सबसे ज़्यादा important ये है कि I know Russia में हमारा बड़ा बड़ा अच्छा रिश्ता है, and we would want the Russians to do well and everything like that, but the reality is different. They are now losing their capacity to kind of क्या बोलते हैं to refine their oil, and they're buying it from us now. तो वही है, there are multiple lessons that need to be learned. One is resilience, two is just ensuring that you're sitting in the real world. For example, Iran is not, Ukraine is not. These guys are not in the real world. इनको पता ही नहीं है वो क्या रहा आसपास. People are using them. तो वो भी गड़बड़ है. बट कहीं ना कहीं जो हमारे देश में कई लोग हैं ना, पाकिस्तान के में घुस जाओ, तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो. You should realize what can happen to you. तो ये भी थोड़ा, we have to kind of learn these lessons from these issues which are happening around. That's the bottom line. But I think Europe is going to face some challenges. There's no question. Russians पीछे भी हट गए यहाँ से, तो वो फिर भी छोड़ेंगे नहीं, because they will do unconventional things that will create a lot of issues in Europe. And I'm sure they're happening already. So let's see how that thing goes out. How that opens up and how that goes forward. Thank you so much for that. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, please also support the channel. Check out our description, join our groups, and of course, download our app. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.